Hello, good morning, namaskar. Welcome to Daily Current Affairs of 26th March 2022. Today is Saturday. तो आज है तारीख 26 मार्च 2022 और देखते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। उसी के साथ वीडियो के एंड में थोड़ा कुछ प्रीवियस ईयर के MCQs का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। साथ में इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप क्रैक UPSC विद रोहन। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट करंट अफेयर्स इज UGC's कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो इस टॉपिक को आप GS पेपर 2 उसमें इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट मतलब न्यूज़ में क्यों है ये। तो अभी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उन्होंने अनाउंस किया है कि जो अभी एडमिशन होंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए तो उनको एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी। उन्होंने एक नई टेस्ट निकाली है जिसको सभी को मैंडेटरी किया जाएगा और 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स के मार्क्स है विल नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड जो आगे अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने वाले। तो ऐसे कुल मिला के 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ के सभी स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स इस टेस्ट के स्कोर्स के बेसिस पर ही उनको आगे एडमिशन मिल पाएगा, ऐसा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का कहना है। ये नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग की एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। इसका मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। अभी हम एक जानते हैं कि ये CUET क्या है। तो CUET का मतलब फुल फॉर्म मैंने जैसे आपको अभी बताया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका मेन एग्जैक्टली हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो ये एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगी जो कि कंडक्ट की जाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा और इस एग्ज़ाम्स के थ्रू एक मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा और उसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल पाएगा। ये एंट्रेंस टेस्ट है कंपलसरी होने वाला है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड मे आल्सो बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को 13 लैंग्वेज में ऑफ़र किया जाने वाला है, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी ये न्यूज़ में आया है, अभी UGC ने इसको अनाउंस किया है, तो इसी को लेकर आगे क्या चर्चा होती है, आगे क्या डिबेट होती है। बहुत सारा क्रिटिसिज्म इसको फेस करना पड़ेगा, प्रोटेस्ट भी फेस किए जा सकते हैं क्योंकि 12th के मार्क्स अभी उतने उनको इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा और बच्चे 12th के मार्क्स लाने के लिए इतनी पढ़ाई करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होगा आगे जाने के लिए। ये CUET देना पड़ेगा, तो इसी को लेकर डेफिनेटली प्रोटेस्ट वगैरह ये सब होगा। आपको न्यूज़ में बने रहना है। देन सेकेंड इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो आप इसको GS पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। तो अभी एक न्यूज़ में क्यों है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अभी पूरा 1 साल हो गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बता दिया था कि उन्होंने गाइडलाइंस जारी की थी कि COVID-19 को एज अ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर कंटेन करने के लिए उन्होंने जो गाइडलाइंस लगाई थी, जारी की गई थी, उसको अभी पूरा 1 साल पूरा हो गया है। अब हमारे एग्ज़ाम के लिए एग्जैक्टली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट वो पढ़ेंगे हम, बाकी का कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये क्या है। तो इसका पर्पज़ ये था कि टू मैनेज डिज़ास्टर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड मोर। और इसको फोर्स में लाया गया था जनवरी 2006 में। The act provides for the effective management of disasters and for matters connected therewith or incidental thereto। ये बस इफेक्टिव मैनेजमेंट डिज़ास्टर्स का वगैरह, ये इफेक्टिव मैनेजमेंट। अभी इसमें नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आते हैं जैसे कि फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, वोल्केनो। यहाँ से जो कुछ भी वहाँ के लोकल लोग होंगे उसको मिटिगेट करना, सेफ जगह पर ले जाना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सब इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर काम होता है। और कोविड-19 भी एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड वाइड
इसको नेशनल डिज़ास्टर के अंडर डेफिनेटली लाया गया था और होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की थी। उसी को 1 साल पूरा हुआ है, इसीलिए ये एक्ट न्यूज़ में है। द एक्ट कॉल्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगर आप मेंस का कोई भी आंसर लिख रहे हैं डिज़ास्टर से रिलेटेड, तो आपको डेफिनेटली इस बॉडी का जिक्र करना ही है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये थोड़ा इम्प्रेशन बनता है ऑफ जो आपका आंसर है वो प्रोफेशनल बन जाता है। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। द एक्ट enjoins the central government to constitute a national executive committee to assist the national authority. All state governments are mandated to establish a state disaster management authority. सभी स्टेट को ये मैंडेटरी है कि उन्हें SDMA को इस्टेब्लिश करना, ये मैंडेटरी है। SDMA मतलब स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर आती है। और इसका पूरा जो ये पावर डिराइव करता है वो करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये था दूसरा करंट अफेयर्स। अभी तीसरा करंट अफेयर्स दिन का हमारा ये है। मैं रोज़ 5 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट लाता हूँ, लेकिन आज का दिन ही ऐसा है कि मुझे 3 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिले ही नहीं। बहुत सारी वेबसाइट्स, द हिंदू न्यूज़पेपर से भी इतना कुछ नहीं मिल पाया। बहुत सारे लोग दे रहे 10 करंट अफेयर्स दे रहे, 15 करंट अफेयर्स दे रहे दिन के, लेकिन एग्ज़ाम के लिए वो रिलेवेंट नहीं होते। आपका दिमाग वो ज़्यादा खर्च करा रहे हैं। मैंने बस 3 लेकर आया हूँ मैं। तो थर्ड इज़ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। तो भी इसके ऊपर ही आज का थंबनेल मैंने बनाया। इसको आप GS पेपर 3 कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो अब इसका न्यूज़ में क्यों है? तो अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 को पब्लिश किया गया है। ये एनुअल रिपोर्ट होता है और इसको रिलीज़ किया गया है IQ एयर करके एक ग्रुप है, स्विस ग्रुप, स्विट्ज़रलैंड का ग्रुप है। उन्होंने ये ग्रुप मेजर करता है एयर क्वालिटी लेवल्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5। इमेज जानी पहचानी लग रही होगी आपको। की फाइंडिंग्स क्या है? अब इस रिपोर्ट ने एग्जैक्टली उसका हाइलाइट्स क्या है, की फाइंडिंग्स। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश वाज द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2021। बहुत बड़ी बात है, हमारे बाजू के ही कंट्री। और बांग्लादेश ने रिकॉर्ड किया है एवरेज PM 2.5 का जो लेवल होता है वहाँ पर 76.9 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा क्यों है अभी आपको पता चलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिकमेंड किया था कि इसका जो कुछ भी मैक्सिमम परमिशन लेवल जो होना चाहिए वो 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, वो भी उन्होंने मैक्सिमम बताया। और यहाँ पर कितना है? 76.9। आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ख़तरनाक लेवल पर है। और 2018, 19 और 20 में भी बांग्लादेश का यही हाल था। वो वॉज फाउंड टू बी द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और अकॉर्डिंग टू डेटा रिवील्स दैट नॉट अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड मैनेज टू मीट द हुज गाइडलाइंस, हुज स्टैंडर्ड्स। मतलब दुनिया की ऐसी कोई भी दूध की धुली कंट्री कोई भी नहीं है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उन्होंने रखे थे कि ऐसे होना चाहिए, तो कोई भी उसके साथ मतलब मैनेज कर नहीं सका, अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाए वो लोग। And all over the world, 93 cities reported PM 2.5 levels at 10 times the recommended level. 10 times the recommended level मतलब PM 2.5 का उसका कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 50 है दुनिया के ऐसी 93 कंट्रीज़ में, सिटीज़ में। और among the cities, Dhaka was the second most polluted city in the world with a PM 2.5 level of 78.1, just below New Delhi, which had a PM 2.5 level of 85 in 2021. आप देख सकते हैं थंबनेल के ऊपर ही मैंने बताया था कि न्यू दिल्ली, वहाँ पर का जो PM 2.5 का जो कॉन्सेंट्रेशन है, PM 2.5 मतलब एक पोल्यूटेंट होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो वैसे PM 2.5 भी एक पोल्यूटेंट है। 2.5 उसका मोल का साइज़ है, उसी के ऊपर ये उसका नाम रखा गया, तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5।
तो नई दिल्ली में 85.1 इतना ज़्यादा है। तो अभी हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इंडिया का वो हर कंट्री का सेपरेट परफॉर्मेंस निकालते हैं। तो न्यू दिल्ली कंटिन्यूज टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। आपने वीडियो को टच करने से पहले ये देखा ही होगा वीडियो के ऊपर। एज पर द रिपोर्ट इन 2021 इंडिया वॉज होम टू 11 ऑफ द 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन सेंट्रल एंड ऑल्सो इन साउथ एशिया। बड़ी बात है। एंड 35 इंडियन सिटीज़ हैव बीन लिस्टेड बाय द इंडेक्स अंडर द वर्स्ट एयर क्वालिटी टैग फॉर 2021। इंडिया की 35 ऐसी सिटीज़ है जहाँ जिसको वर्स्ट एयर क्वालिटी का टैग मिला है इस इंडेक्स के द्वारा। और उसमें कौन सी सिटीज़ है? BUD इज़ देयर, देन राजस्थान टॉप दिस लिस्ट एंड वाज फॉलोड गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। ये सब सभी एक ही माले के मनी है सब। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है? तो गवर्नमेंट डेफिनेटली विल ट्राई टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन इमिशंस। वो कुछ लेजिस्लेशंस पास करेगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगी टू मतलब अभी जो मैं जैसे हमने पढ़ा एक अभी एक न्यूज़ में था, एयर क्वालिटी मतलब उसको सही ढंग पे लाने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उस स्कीम का नाम आपको कमेंट में लिखना है। वो भी वो 2-4 दिन पहले ही करंट अफेयर्स में था। उसका नाम आपको कमेंट्स में लिखना है। आपको कितना रिटेंशन है, कितना आपने याद रखा है, वो आपको पता चल जाएगा। फिर गवर्नमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स सच एज ट्रेड इन प्रोग्राम्स टू लिमिट द यूज़ ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स। सब मतलब ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करने चाहिए गवर्नमेंट को, थोड़ा इमिशंस को कम करने के लिए। सब्सिडीज़ देनी चाहिए। बैटरीज या फिर ह्यूमन पावर ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स को इनकरेज करना चाहिए। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और एक्सपांड करना चाहिए। पावर विथ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जैसे अभी जो बसेस वगैरह आ रही है, सिटी बसेस, उनको इलेक्ट्रीफाई कर देना। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है। तो इसी के साथ थोड़ा एक MCQ का डिस्कशन करते हैं। तो 2021 का एक क्वेश्चन है, बॉल गार्ड 1 एंड बॉल गार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो बस उन्होंने इतना ही चेक किया है कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या आपका डेली करंट अफेयर्स के ऊपर आपका ट्रैक है, आपका टैब है। ये सब उन्होंने बस एक MCQ देकर चेक कर लिया। तो जो लोग डेफिनेटली रोज़ करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं उनको डेफिनेटली वो MCQ आ जाएगा। 2 मार्क्स का उनका बेनिफिट हो जाएगा और इतने ही मार्क्स से लोगों का सिलेक्शन निकल जाता है। मेरा खुद का हुआ था। देन अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं ट्रिक बताता हूँ। बॉल गार्ड, आप बहुत सारे लोगों को बस क्वेश्चन में ही हिंट होता है। बॉल गार्ड मतलब बॉल एंड गार्ड, कोई बॉल को गार्ड करता है। अभी गार्ड का स्पेलिंग डेफिनेटली गार्ड जैसा नहीं है, लेकिन एक बात समझ में आ जाए, समझ लीजिए आप। गार्ड मतलब किसी को तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो वो एग्जैक्टली था BT कॉटन के ऊपर। जो कॉटन के बॉल्स होते हैं क्रॉप के, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है। तो इसी को लेकर ये न्यूज़ में था। तो इसका सही जवाब था B, ऑप्शन B, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। तो इसका ऐसा न्यूज़ में था। तो आपको करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छे से टैब होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपको MCQs को सॉल्व करना है। देन अनदर MCQ इज़ देयर विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2021 के प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। Then second statement, the palm oil is a raw material for some industries producing lipstick and perfumes. Third statement, the palm oil can be used to produce biodiesel. तो आपको सेकंड स्टेटमेंट आप देखिए, द पाम ऑयल इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम्स। सम इंडस्ट्रीज, सम मतलब बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। सम मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए डेफिनेटली हो सकता है, वाई नॉट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। तो A, B या फिर D में से ऑप्शन होगा, ऑप्शन C एलिमिनेटेड। देन आप थर्ड स्टेटमेंट देखिए,
द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। कैन बी बोला है यहाँ पर, मतलब हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी जताई उन्होंने, हो सकता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। तो फिर बी या फिर डी में से कोई तो ऑप्शन होगा। एंड देन अभी फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। द पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। देखिए ये एग्जामिनर डेफिनेटली, अगर ऐसा इतना सिंपल एमसीक्यू तो डेफिनेटली नहीं बनाएगा। उसने 2 जेनेरिक स्टेटमेंट्स डिज़ाइन किए, तो कुछ एक स्टेटमेंट डेफिनेटली टेढ़ा मेढ़ा कुछ तो डिज़ाइन करेगा, उसमें कुछ तो रिप्लेसेबल होगा। और रिप्लेसेबल क्या है, वो कहाँ का नेटिव है। साउथ ईस्ट एशिया को बहुत ही आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। हो सकता है उसके जगह पर कोई और हो, जैसे कि द पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू इंडिया या फिर मलेशिया, ऐसे भी हो सकता है, या फिर अफ्रीका। तो ये रिप्लेस करना बहुत आसान है और उसने डेफिनेटली रिप्लेस किया है। कोई इतना जेनेरिक एमसीक्यू नहीं बनाता, और एक ही एमसीक्यू में तीन स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट जेनेरिक नहीं बताएगा। 2 स्टेटमेंट उसने पहले ही जेनेरिक बना दिए, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट उसको डेफिनेटली वहाँ पर उसने कुछ तो ट्रिक लगाए, हैक लगाए, मतलब कुछ तो रिप्लेस किया है। तो आपको फर्स्ट एलिमिनेट करना है, और जैसे आप फर्स्ट एलिमिनेट करते हैं ए सी डी कट हो जाएगा और आपके सामने ऑप्शन बी आ जाएगा। 2 and 3 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको एलिमिनेशन ट्रिक लगाना है। आप मेरे साथ रोज़ जुड़े रहिए, मैं आपको डेफिनेटली रोज़ ऐसे बताता चलूँगा, और 100 में से 40 MCQ डेफिनेटली ऐसे होंगे जो आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बस एक कॉमन सेंस के ऊपर। तो थैंक यू सो मच। अगर आज आपको करंट अफेयर्स का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमें एनकरेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर द स्लाइड्स, डेफिनेटली एनकरेजमेंट लगती है। और एक लाइक कर दीजिए, एक जस्ट टैप क्लिक का सवाल है। तो मिलते हैं कल। विश यू वेरी गुड डे, मेक योर डे प्रोडक्टिव। थैंक यू सो मच।